हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज जो मैं शुरुआत कर रही हूँ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और टॉपिक है डिक्री सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीपीसी का इंट्रोडक्शन छोटा सा देना चाहती हूँ कि सीपीसी 1 जनवरी 1908 में इन फोर्स में आई। इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 जनवरी 1908। देखिए, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालय में दायर किए गए वादों की प्रक्रिया से संबंधित है, कि जो सिविल कोर्ट में हम केस फाइल करते हैं उनके प्रोसीजर से रिलेटेड है। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था कि सिविल वादों में जो अपनाई जाने वाली प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन किया जाए, और यह कोड किन्हीं विशेष विधियों को प्रभावित नहीं करता है। संहिता को कोड को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेक्शन से रिलेटेड है, और फर्स्ट पार्ट में 158 सेक्शंस हैं, और दूसरे पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल है। तो जो शेड्यूल में आदेश व नियम दिए गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे पहली चीज़ की कितने पार्ट्स हैं। सीपीसी में कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 158 सेक्शंस हैं, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल है, और शेड्यूल में ऑर्डर और रूल दिए गए हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डिक्री को हिंदी में आज्ञप्ति कहते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। तो डिक्री का मतलब क्या है पहले बता दूं कि इट्स मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट determine the right of the party with regard to all or any of the matter in the controversy in the suit। तो डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो जहाँ तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। वाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पार्टी के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप से अवधारण किया जाता है। तो इसमें एक शब्द आया जिस शब्द को आपको समझना होगा, एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय। तो पहली चीज़ मैं न्याय निर्णय को ही बताना चाहूँगी कि यही लोग नहीं समझ पाते कि क्या है। तो एडजुडिकेशन इज़ द लीगल प्रोसेस बाय विच एन आर्बिट्रर और जज रिव्यूज एविडेंस एंड आर्गुमेंट including legal reasoning set forth by opposite parties to come to a decision which determines rights and obligation between the parties involved। बहुत सीधी सी बात है। एडजुडिकेशन का मतलब न्याय निर्णय उस विधिक प्रक्रिया को कहते हैं, उस लीगल प्रोसीडिंग को कहते हैं जिसके माध्यम से संबंधित निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई न्यायाधीश या मध्यस्थ साक्ष्यों की, एविडेंस की और तर्कों की, लॉजिक की समीक्षा करता है। और एडजुडिकेशन जो होता है वो 3 तरीके के विवाद उसमें सुलझाए जाते हैं। पर्सन्स और पार्टियों के बीच में विवाद, व्यक्ति और निजी पार्टीज और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच के विवाद, सार्वजनिक अधिकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं के बीच के विवाद। तो एडजुडिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि एडजुडिकेशन क्या होता है। एक लाइन में उस विधिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से संबंधित मामले में निर्णय पर पहुंचने के लिए न्यायाधीश या मध्यस्थ साक्ष्यों और तर्कों की समीक्षा करते हैं। तो एडजुडिकेशन शब्द ही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लोगों को नहीं समझ में आता है। तो एडजुडिकेशन में क्या करते हैं, पार्टीज़ के राइट्स को अंतिम रूप से निर्धारण किया जाता है। तो चलिए और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर डिक्री के कोई एलिमेंट्स आपसे पूछे तो इसी परिभाषा में सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। कौन से केस में डिसाइड किया गया था, एस सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर। टाइमिंग थी इसकी AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट 1089। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री के 5 एलिमेंट्स का उल्लेख किया। पहली चीज़, कोर्ट द्वारा एडजुडिकेशन, न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय। और अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडजुडिकेशन का मतलब निर्णय 2 तरीके के हो सकते हैं, डिक्री के रूप में भी हो सकते हैं, आदेश के रूप में भी। अगर कोर्ट का जजमेंट एडजुडिकेशन के रूप में होता है, न्याय निर्णय के रूप में होता है, तो वो डिक्री है। और डिक्री में आप एडजुडिकेशन को मैंने अभी आपको पूरा बता दिया है, वो डेफिनेशन याद रखेंगे। तो न्यायालय का कोई भी निर्णय डिक्री की परिभाषा में तभी आ सकता है जबकि ऐसा निर्णय एडजुडिकेशन की संज्ञा में आता हो। तो इस प्रकार कोई भी निर्णय जो ऐसे अधिकारी द्वारा दिया जाता है जो न्यायालय के रूप में बैठता ही नहीं है, तो वो डिक्री की सीमा में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के निर्णय को डिक्री नहीं कहा जाता है। केस भी बता दूं, इसके ऊपर आया था, ब्रुक बॉन्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2001।
ये केस में कहा गया था कि रेलवे ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया जजमेंट डिक्री नहीं है। तो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति एडजुडिकेशन ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? उन अनुतोषों से है किसी या सभी को स्वीकार या अस्वीकार करने से है जिसका वाद पत्र में दावा किया गया था और जिसकी औपचारिक रूप में घोषणा की जाती है। देखिए, डिक्री का एक प्रारूप दिया जाता है जिसकी पूर्ति की जानी आवश्यक है। डिक्री में पार्टीज़ के राइट को डिसाइड करने के साथ साथ वादी द्वारा वादपत्र में मांगे गए रिलीफ को स्वीकार या अस्वीकार करने की औपचारिक घोषणा भी होती है। डिक्री में पूरा क्लियर कर देते हैं कि प्लेंटिफ ने जो रिलीफ मांगा है उसको एक्सेप्ट किया गया है या रिफ्यूज़ किया गया है। डिक्री में नेक्स्ट वर्ड वाद का होना आवश्यक है। न्यायालय द्वारा एडजुडिकेशन जो दिया गया है वो किसी वाद में होना आवश्यक है। तो वाद के लिए वादी द्वारा न्यायालय में वादपत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोड है, कोड के ऑर्डर 33 के अंतर्गत अकिंचन व्यक्ति द्वारा अकिंचन के रूप में वाद दाखिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन पर अस्वीकृति का आदेश डिक्री नहीं है। तो और आपको एक केस बता दूं, परमजीत सिंह वर्सेस ICDS लिमिटेड, टाइमिंग था AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट 168। सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996 के प्रोविज़न के अंतर्गत दिया गया अवार्ड डिक्री की संज्ञा में नहीं आता है, लेकिन अगर लोक अदालत द्वारा दिया गया एडजुडिकेशन है तो वो डिक्री माना जाएगा। तो नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि एक केस और आया था, लीला होटल्स लिमिटेड वर्सेस हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, AIR 2012। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत दिया गया अवार्ड डिक्री की संज्ञा में आता है। तो कब कब डिसीजन चेंज हुए, कब कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके आगे का बता दूंगी कि सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि डिक्री में कौन कौन से हैं। एक एडजुडिकेशन होता है, न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होता है, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन किया जाता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का भी मतलब मैंने आपको बता दिया था कि स्वीकार कर रहे हैं रिलीफ को या अस्वीकार कर रहे हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। वाद का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, वाद में विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण। तो यहाँ पर अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा भी हुआ है, डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। तो पक्षकारों का क्या होगा? अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण का मतलब जिस न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके संबंध में वो जो निर्णय होगा पूर्ण है एवं अंतिम है। किसी डिक्री के पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण किया जा सकता है यद्यपि वाद को अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया हो। देखिए, जहाँ कोई आदेश केवल मियाद संबंधी प्रश्न का निर्धारण करती है तो ये आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण ना माने जाने के कारण धारा 2(2) में डिक्री नहीं है। डिक्री का मतलब क्या होता है? अंतिम रूप से निर्धारण, कि न्यायालय ने अपनी तरफ से पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया हो। बिल्कुल एक लाइन में कि न्यायालय ने पक्षकारों का अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया हो। और डिक्री में सम्मिलित क्या क्या माना जाएगा ये भी बता दूं कि देखिए, निम्न परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री माने जाते हैं। कब कब माने जाते हैं मैं आपको बता दूं। वाद पत्र का खारिज अथवा नामंजूर किया जाना। देखिए, डिक्री की परिभाषा ये स्पष्ट करती है कि न्यायालय द्वारा वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री माना जाएगा। कौन से? ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में वाद पत्र को नामंजूर कर देगी जो धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत डिक्री मानी जाएगी। कौन कौन से मामले हैं वहाँ पे मैं आपको बता दूं। जहाँ वादी द्वारा मांगे गए अनुतोष का मूल्य कम मूल्यांकन किया गया था और न्यायालय ने इसे संशोधित करने का समय वादी को दे दिया है, फिर भी समय सीमा के अंतर्गत मूल्यांकन संशोधित नहीं किया गया तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर देगी जो डिक्री होगा। जहां मांगे गए रिलीफ अनुतोष का मूल्यांकन वैल्यूएशन तो सही किया गया है लेकिन वाद पत्र अर्थात स्टैम्प पेपर पर लिखा गया है तथा न्यायालय ने पर्याप्त स्टाम्प लगाने का समय दे दिया है, फिर भी प्लेंटिफ द्वारा इसकी पूर्ति नहीं की गई तो वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। तो ये आपने देखा, मैंने आपको 2 बता दिए और बहुत सारे हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहता है वहां वाद के खारिज किए जाने का कारण बनता है। तो और आपको मैंने पूरा ये डिटेल बता दिया। एक चीज़ मैं आपको और आगे भी कई चीज़ें और डिस्कस कर रही हूँ
कि धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण, सेक्शन 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण। देखिए, धारा 144 के अंतर्गत प्रत्यापन के आवेदन का उल्लेख किया गया है। प्रत्यापन का उद्देश्य डिक्री से पूर्व की यथास्थिति को पुनः स्थापित करना होता है। प्रत्यापन का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन, और रेस्टिट्यूशन को आप कह सकते हैं कि सेम पोजीशन डिक्री से पहले की जो होती है वो इस्टेब्लिश करना होता है। तो वह डिक्री या आदेश जो उलट दिया गया है, पक्षकार को ऐसे डिक्री या आदेश के उलटने से पहले जो स्थिति में थी उसमें लाना है। तो न्यायालय की एक ड्यूटी होती है कि उस पार्टी को जो गलत निर्णय के कारण कुछ खो चुका है तो उसे क्या कर दे, रीइस्टेब्लिश कर दे, पुनः स्थापित कर दे। तो इस संदर्भ में पक्षकारों द्वारा जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनका न्यायालय यदि निर्धारण करता है तो धारा 2 उपधारा 2 में वो डिक्री माना जाएगा जो कि अपील योग्य होगा। तो डिक्री में क्या क्या शामिल नहीं है ये भी बता दूं। आदेश जो अपील योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनकी अपील नहीं हो सकती और दूसरे वे जिनकी अपील हो सकती है। ऐसे आदेश जो अपील योग्य नहीं हैं वो न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित रखते हैं, जो डिक्री की संज्ञा में आते ही नहीं हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट, डिक्री दो तरीके की होती है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। तो प्रारंभिक डिक्री में आपको एक लाइन में बताना चाहूँगी कि आदेश 20 के अंतर्गत निम्न मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। कौन कौन से मामले होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सूट होते हैं, प्रशासनिक वाद नियम 13, और भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद नियम 15। पार्टनरशिप को अगर समाप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो साइड सूट फाइल कर रहे हैं प्रारंभिक डिग्री होगी, रूल 15। और विभाजन एवं पृथक कब्जे के लिए वाद नियम 18। पार्टीशन और एक पोजेशन, सेपरेट पोजेशन मिल जाए उसके लिए जो सूट फाइल किया जाएगा रूल 18 में, वो भी प्रारंभिक डिग्री मानी जाएगी। अगर स्वामी और अभिकर्ता के मध्य लेखे के लिए वाद, मतलब पार्टनर और कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के जो एजेंट और प्रिंसिपल के जो बीच अकाउंट्स होते हैं उनके लिए जो सूट फाइल किया जाता है वो नियम 16 में होता है, ये भी प्रारंभिक डिग्री माना जाता है। तो मैंने आपको डिग्री के बारे में बता दिया। लास्ट डिग्री कब होती है? अंतिम डिग्री तब होती है जहां न्याय निर्णयवाद को पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है। तो ये आप देख लिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई एक लाइन में अंतर पूछता है तो बता दूं कि जो प्रारंभिक डिग्री होती है उसका कार्य पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करना होता है, और अंतिम डिग्री जो होती है वो डिक्लेयर राइट्स का पालन करवाती है। तो ये आपने एक लाइन में इसका अंतर समझ लिया। आगे मैं डिटेल में इसको एक और वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, मैंने आपको बता दूं कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में मैंने बताया था कि डिक्री प्रारंभिक और अंतिम होती है, वो आपको बता दिए। और टाइप ऑफ डिक्री कौन कौन सी होती है? प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, डीम डिक्री, कंसेंट डिक्री, एक्स पार्ट डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री कब होती है? जब एक पार्टी आना बंद कर देती है। डिक्री पास्ड इन अपील, डिक्री ऑन कॉम्प्रोमाइज पिटीशन। तो ए डिक्री इज ऑफिशियल ऑर्डर दैट इज ड्राफ्टेड एंड इशू बाय समवन इन पोजीशन ऑफ लीगल अथॉरिटी लाइक जज। तो एक डिग्री क्या है? एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो ड्राफ्ट और इशूड की जाती है एक लीगल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि जज। तो आपने पूरा इसका देख लिया होगा डिग्री। तो डिग्री कब प्रारंभिक और अंतिम होती है भी बता दूं, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री कब होती है? देखिए, जहाँ डिग्री प्रारंभिक और आंशिक अंतिम तब होती है जहाँ डिग्री द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रश्नों का न्याय निर्णय किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी केस में संपत्ति के पोजेशन और कह सकते हैं अंतर्वर्ती लाभ के संदर्भ में प्रश्न होता है तो वहाँ कोर्ट द्वारा पोजेशन के संबंध में डिक्री पारित की जाती है, तो वो क्या होती है? अंतर्वर्ती। वो जो पोजेशन के लिए डिक्री पारित की जाती है वो क्या होती है? अंतिम डिक्री होती है। और जो प्रॉफिट के प्रश्न में जो डिक्री होती है वो प्रारंभिक होती है, क्योंकि ऐसे लाभ के संबंध में अंतिम डिक्री तब पारित की जाती है जब इंक्वायरी के पश्चात अंतर्वर्ती लाभ का निर्धारण किया जा सके। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री दोनों में अंतर भी बता दिया, आप अंतर भी याद रखेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।